ठीक है, तो हम लोगों ने अ, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ था, राइट। सो बेसिकली हमने बोहर मॉडल कर लिया था, राइट। इसमें बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हमने डिस्कस कर लिया था, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आप एक बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से क्लियर है, तो ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो जहां से काफी ज्यादा सवाल आते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं इसके, तो क्वांटम नंबर, बोहर मॉडल, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, यहाँ से सवाल भर भर के आते हैं, ठीक है। एक और भी टॉपिक है, राइट, रेडियल नोड निकालना, एंगुलर नोड निकालना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसके लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं फिर एक रेगुलर क्लास में से ही क्लास लूंगी, तब वो आप लोगों को कराऊंगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, तुम्हारे लिए नया है, राइट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, बट हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना नहीं है, जितना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है उतना ही इसको देखना, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है जेई लेवल पे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एनएलएमएस, राइट, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। किस तरीके से हम सबशेल को फिल करेंगे, जैसे अपने रूल होते हैं, ऑफ बो रूल हो गया, राइट, ऑफ बो प्रिंसिपल है, एन प्लस एल रूल है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, होम्स रूल है। वैसे ही आप लोगों को पता है क्योंकि मैंने वैसे भी डिस्कस किया है, बट स्टिल तो उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ये देखना है, और उससे रिलेटेड सवाल देखने हैं, ठीक है। एक डीपीपी तुम्हें और मिलेगी। तो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने तुम लोगों को करवा दिए हैं इस चैप्टर में, वो सारे तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए, राइट। चाहिए, आइए चलो। देखो, क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद हो, तो बोहर मॉडल जब हम पढ़ रहे थे, तो बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेशनरी ऑर्बिट में बेसिकली वहां पे घूम रहा है, जहाँ पे जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वहां पे वो एनर्जी लूज या एमिट नहीं करेगा। हाँ, जब उसको ट्रांजिशन करना होगा तो फिर वो एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, राइट। तो बेसिकली बोहर मॉडल में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे, है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी तय कर रहे थे, हम वेलोसिटी बता रहे थे, राइट। बट अगर हम बात करें बोहर की बात, तो उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली बोला था। बट अगर मैं बात करूं हाइजेनबर्ग की, जो कि मैंने तुम्हें कहा था पढ़ने को, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो नाम में यहाँ अनसर्टेनिटी, तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था बोहर को कि भाई कुछ गलती कर रहे हो तुम, ठीक है। तुम तो रेडियस का भी पता लगा पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और उसकी वेलोसिटी भी पता, स्पीड भी पता कर पा रहे हो। तो हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो है एक टाइम पे साइमल्टेनियसली उसका पोजीशन और वेलोसिटी आप नहीं बता सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग था कि आप एक टाइम पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की। आप ये नहीं बता सकते एक टाइम पे कि इतनी दूरी पे था और उसकी इतनी स्पीड है। या एक चीज आप पता लगा सकते हो, या तो दूरी पता लगाओ किस पोजीशन पे है, तो वेलोसिटी नहीं पता लगेगी, अनसर्टेन रहेगी। अगर आप वेलोसिटी का पता लगा रहे हो तो फिर उसकी पोजीशन का नहीं पता लगेगा, लेकिन दोनों आप साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर ये बात हाइजेनबर्ग ने बोली थी कि आप एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं पता लगा सकते हो, तो यहाँ पे जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस होके ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस हो गया, राइट। क्योंकि ऑर्बिट में तो हम बता पा रहे थे कि यहाँ पोजीशन है, यहाँ रेडियस हम बेसिकली निकाल पा रहे थे, वेलोसिटी निकाल पा रहे थे। बट हाइजेनबर्ग ने जो ये बात बोली कि आप मेजर नहीं कर सकते हो एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली कि पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ होगी। अगर एक पता लगाना चाहोगे तो दूसरा नहीं पता लगेगा, दूसरा पता लगाना चाहोगे तो पहली वाली चीज नहीं पता लगेगी। तो इसीलिए जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो ऑर्बिटल से रिप्लेस हो गया, राइट। अब ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि भाई 100% यही मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आप नहीं बता सकते हो। तो ऑर्बिटल बेसिकली क्या है,
वो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो. यू कांट से 100%, वी आर सेइंग मैक्सिमम 90 to 95%. तो ऑर्बिटल क्या रीजन है? एक ऐसा रीजन है 3D स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, बट एग्जैक्ट यही मिलेगा यू कैन नॉट टेल. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन बताया गया है अराउंड द न्यूक्लियस, वो बिल्कुल किसके जैसे सिमिलर है? जैसे आपकी वेव होती है, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया गया है इनका, राइट? तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है 3D में वो वेव की तरह है. अब यहाँ पे ये वेव की तरह है तो हम इसका वेव फंक्शन निकालेंगे. क्या निकालेंगे? वेव फंक्शन निकालेंगे. और वेव फंक्शन को बेसिकली आप साई से डिनोट करते हैं. तो वेव फंक्शन क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर दिखा रहा है. और बेसिकली ये बताता है कि कितना जो इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम हो सकता है, राइट? ये यहाँ पे हमें बताएगा. ठीक है. बहुत ज्यादा तो नहीं डिस्कस करना है इसमें, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि कुछ कुछ थोड़ा सा याद हो. तो साई बेसिकली क्या है? वेव फंक्शन है. इसको बोलते हैं साई, PSI लिखने में होता है ये. इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली ये बताता है कि स्पेस में किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के होने की एम्पलीट्यूड क्या है, राइट? अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि ये साई हमें निकालना है तो प्लीज ध्यान से सुनना. इस साई के पास क्या होगी ना, सारी इंफॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन की. इस साई, जब आप साई को सॉल्व करोगे तो इस साई के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन की. इंफॉर्मेशन कौन सी? वही वाली क्वांटम नंबर NLMS, वो हम निकाल सकते हैं. तो ये साई को डिराइव करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई वो कौन सी आई? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई. गेटिंग माय पॉइंट? तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो स्क्रोडिंजर था उसने बेसिकली एक टूल प्रोवाइड किया टू डिराइव द वेव फंक्शन फॉर अ बाउंड इलेक्ट्रॉन. मतलब एटम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए उसने वेव फंक्शन को डिराइव करने के लिए हमें एक इक्वेशन दी जिसको हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जितना मैं बता रही हूँ आप उतना कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं मास्टर्स लेवल पे, वो भी तब जब फिजिकल केमिस्ट्री किसी ने स्पेशलाइजेशन ले रखी हो. क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. लेकिन आप लोगों को मास्टर्स लेवल का करना नहीं है, आप लोगों को जेई एग्जाम देना है, तो वहां पे जो जरूरी होगा आपको वही पढ़ना है. आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के जाना है. नो डाउट इसमें और भी चीजें हैं, बट मेरे पास वो भी टाइम नहीं है कराने के लिए. ठीक है. इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जितना मेरे पास टाइम है. तो जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो मेरी बेटा ये है. मैम ये याद करनी है क्या? हाँ कर सकते हो, क्या पता MCQ में आ जाए कि इसमें से बताओ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कौन सी है. हालांकि चांसेस आर वेरी रेयर, बट स्टिल आपको याद होना चाहिए. तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? ये डबल डेरिवेटिव किया हुआ है वेव फंक्शन का. इसको ये बोलते करली. जैसे आप d2/dx² पढ़ते हो ना, यस और नो, वैसे यहाँ पे करली है. तो करली स्क्वायर साई बाय करली x², मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ, डबल डिफरेंशिएशन. तो करली स्क्वायर साई बाय करली x², करली स्क्वायर साई बाय करली y² प्लस करली साई बाय करली z² प्लस 8π² m बाय h². ये क्या है मैं बता दूंगी. e माइनस v साई इज इक्वल टू 0. तो इसने ये इक्वेशन दी थी. अब इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? साई की वैल्यू निकालते हैं. अब मैम हमें निकालनी है भाई 5 पन्नों की है ना? नहीं निकाले, वो नहीं पूछेंगे आपसे. ठीक है. तो साई की वैल्यू निकाली जाती है इस इक्वेशन को यूज करके. यहाँ पे आपके पास XYZ क्या है? XYZ आपके 3D में आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा m क्या है यहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो m इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, E मेरी टोटल एनर्जी है, V मेरा पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, साई मेरा इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है. राइट? समझ में आई ये वाली चीज कि इस इक्वेशन को यूज करके हम साई को डिराइव करते हैं. और इस साई के क्यों डिराइव कर रहे हैं? क्योंकि इस साई के पास हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इंफॉर्मेशन है. गेटिंग माई पॉइंट और नोट?
तो बेसिकली होता क्या है, ये जो निकल के आता है एक्स वाई जेड में निकल के आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, बट हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, आर, थीटा और फाइव, अगर सुना है तो, वरना कोई नहीं, छोड़ो। क्योंकि एटम को हम स्फेरिकल मानते हैं, इसीलिए हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारे लिए चीजें जो हो आसान हो। ठीक है, आर जो होता है हमारा वो रेडियल फंक्शन होता है, और ये आपके एंगुलर फंक्शन होता है थीटा और फाई। ठीक है, इन्हीं को यूज करके हम रेडियल नोड और एंगुलर नोड बेसिकली निकालते हैं, राइट। बट अभी उस पे हम नहीं जाएंगे। तो आपको बस ये जानना है कि जो ये ऊपर वाली इक्वेशन मैंने बताई है आपको, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि हमें वेव फंक्शन देता है। ठीक है, और उस वेव फंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, कि मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन में उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, और उसका बेसिकली यस, ये तीन चीजें बताता है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। अगर कोई बोलेगा मैम स्पिन भी तो होता है, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर ही है, लेकिन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आप तीन ही डिराइव कर पाते हो, एन एल एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज योर एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान रखना, स्पिन क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन हमें इससे नहीं मिलती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब उन्हीं को जो हमें साई से इंफॉर्मेशन लेनी है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि हम जो साई निकल के आता है तो उससे हम एन एल एम एस पता लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे चार क्वांटम नंबर की जो हमें पढ़ने हैं, एन एल एम एस। मैं फिर बोल रही हूँ, पहले तीन हम लोग डिराइव करते हैं स्क्रोडिंजर से, ये वाला हम नहीं करते हैं डिराइव, क्योंकि नहीं निकल के आती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बट जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम ये चारों साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आइए, अभी आपकी, अच्छा आज आपकी एक ही क्लास है क्या, मतलब इससे पहले कोई क्लास नहीं थी क्या? होती है वैसे सैटरडे को कोई क्लास आपकी? सैटरडे को आपकी कोई क्लास होती है मेरे अलावा? बताओ, होती है कि नहीं होती? अरे बताओ, नहीं होती क्या, या तो तुम लोग नींद में रहते हो मेरे को लगता है। हाँ दीपक, प्रांशुल, तुम तो शुरू से लगा रहे हो ना, बताओ। मैम होती है शायद फिजिक्स की, और मैथ की शायद नहीं होती। चलो ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। तो क्वांटम नंबर अब क्या है, द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर, एंड द फर्स्ट थ्री हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रोडिंजर। ठीक है ना, यही बताया मैंने। देखो, अगर तुम्हें किसी के घर का एड्रेस निकालना है, कि मान लो तुम्हें निकालना है दीपक कहाँ रहता है, तो दीपक कहाँ रहता है उसके पूरे घर का एड्रेस पता लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि दीपक कौन सी कंट्री में रहता है। ठीक है, तुम्हें दीपक की कंट्री का पता चल गया, मान लो मुझे दीपक के घर का एड्रेस पता लगाना है, मुझे नहीं पता है क्या नहीं, तो मैं सबसे पहले उसकी कंट्री पता लगाऊंगी कि कंट्री कौन सी कंट्री में। तुम अपनी तरफ से ले सकते हो, ठीक है, कॉलोनी कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हो, मैं फिलहाल ये ले लूं। तो मेरे को सबसे पहले पता चला वो इंडिया में रहता है, गेटिंग माई पॉइंट। फिर पता लगाऊंगी वो कौन सी सिटी में रहता है, यस और नो। ठीक है, तो मान लिया मेरे को पता लग गया कि क्या बोलते हैं, कोई भी ले लो सिटी, मान लो कोई भी ले लो, भिवानी ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब सिटी में भी मैं देखूंगी कि कौन सी सिटी में भी वो कौन से कॉलोनी में रहता है, यस और नो। मान लो मुझे पता चल गया वो भिवानी सिटी में रहता है, या रोहतक, हिसार, कुछ भी ले लो। ठीक है, या मैंने पता लगा ले दिल्ली में रहता है, राइट। तो अब मैं पता कर रही हूँ कि वो कौन सी कॉलोनी में रहता है, तो मान लिया वो XYZ किसी कॉलोनी में रहता है, राइट और नोट। तो मैंने पहले पता लगाया उसका कहाँ से है वो, कौन सी सिटी में रहता है वो, ठीक है, फिर कौन सी कॉलोनी में रहता है वो। ठीक है, मैंने ये पता लगा, कॉलोनी में भी जाके मुझे क्या पता लगाना है, उसके घर का हाउस नंबर क्या है ना, तभी पहुंच पाऊंगी उस तक।
मान लो 160 है, गेस और नो, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो अपनी तरफ से किस स्टेट में रहता है, फिर स्टेट से कि कहाँ पे रहता है, सिटी मतलब क्या बोलते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, राइट, उसका हाउस नंबर क्या है, इस हिसाब से आप अपना बना सकते हो। मैंने कंट्री, सिटी, कॉलोनी, हाउस नंबर का बनाया, राइट। चलिए, तो बेसिकली ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें 4 क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वांटम नंबर हमें पता होना चाहिए कि भाई उसका n की वैल्यू क्या है, उसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, यस और नो। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, पहले तो हमें यही पता लगाना पड़ेगा। मान लो हमें पता चल गया कि किसी तीसरे शेल में वो बैठा है, अब तीसरे शेल में बैठा है, अब मुझे जाना है सिटी पे, राइट, उस शेल के अंदर, यानी कि सब शेल कितने हैं वो हमें पता लगाना है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। शेल का पता लगा लिया, अब हमें सब शेल का पता लगाना है, यानी कि शेल के अंदर ही सब शेल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे उसके पता लगाना है कि सब शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, यस और नो। फिर ऑर्बिटल के बाद मैं लास्ट में जाऊंगी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बात करूंगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें पढ़ना है। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम डिस्कस करेंगे, दूसरा रहेगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ हमारा रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। चलिए, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर किसी ने नोट्स बनाए हुए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हुए तो बनाओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बेटा एन से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब हमें ये जानना है कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या चीजों का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है क्योंकि इसके बिना तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट डिटरमाइंस टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पता हो तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता सकते हैं, यस और नो, इस वाले फॉर्मूले से, है ना। बोलो, जो हमने बोहर वाले में किया था, राइट, याद करो। ऑल्सो हम इसमें हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम शेल की बात करें, शेल नंबर 1, 2, 3 हो सकता है। ऑल्सो हम लोग एवरेज डिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, मतलब रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n²/z। अगर हमें ये पता चल जाए कि हाइड्रोजन एटम है या फिर कोई और है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, अगर हमें z पता चल जाए तो हम लोग सॉरी n पता चल जाए तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, और वो शेल के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली ये वाला क्वांटम नंबर ऑर्बिट से डील करता है ना। हम बोलते हैं ना ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, यस और नो। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक तो एनर्जी के बारे में बता रहा है, रेडियस के बारे में बता रहा है, और किसके बारे में बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से आप ऑर्बिट एंगुलर क्वांटम नंबर भी निकाल सकते हो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना, ऑर्बिट बोल रही हूँ, ऑर्बिटल नहीं बोल रही हूँ, फर्क है दोनों में। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना था हमारा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। यानी कि अगर आपको शेल नंबर का पता चल गया, ऑर्बिट नंबर का पता चल गया, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा अगर मान लो तुम्हें किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, तो कितना होगा, 2n²। मान लो सपोज तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो शेल में,
तो 2 into 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तीसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हालांकि ऑर्बिटल के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट लिख लो एक बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल, तो वो आप बताओगे n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मान लो 3 है तो उसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी? 9 होंगी, है ना। अभी पहले हम शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल पे जाएंगे, राइट। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो आप, नंबर ऑफ सब शेल इन द मेन एनर्जी लेवल वो n के बराबर ही होगा। अभी मैं सबशेल के बारे में बताऊंगी तो आपको पता चलेगी, जितने नंबर ऑफ सबशेल होंगे मेन एनर्जी लेवल में वो n के ही बराबर होंगे। मतलब जितने, मान लो अगर मान लो मैं बोल रही हूँ तुम्हारे 3 शेल है, n इज इक्वल टू 3 है, तो सबशेल भी कितने होंगे तुम्हारे? 3 ही होंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। इससे पहले तुम ये 4 बातें लिख लो ताकि मैं बार बार मुझे लिखवानी ना पड़े। ठीक है, जल्दी से इनको लिख लो। आज तुम्हारी छुट्टी है ना 12 तक, या फिर छुट्टियां खत्म हो गई हैं? मैम आज लास्ट दिन है छुट्टी का। है ना, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं और इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है? ये हमें एक तो नंबर ऑफ सबशेल के बारे में बताता है कि शेल में कितनी सबशेल हैं। उसके अलावा हमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप भी बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है, वो भी हमें बताता है। ठीक है, तो एल हमें सबशेल के बारे में बताता है और शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है, राइट। तो इधर देखो ध्यान से, अगर मेरे एल की वैल्यू यानी कि सबशेल जो एल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है मेरा, ठीक है, अगर मेरी एल की वैल्यू 0 है तो हम बोलते हैं कि वो एस सबशेल है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में भी बताता है। तो अगर मेरा एल की वैल्यू 0 है तो वो आपकी एस सबशेल होगी। क्लियर है? अगर वो एल की वैल्यू 1 होगी तो वो पी सबशेल की बात कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगी। एल इज इक्वल टू 2 डी सबशेल की वो बात कर रहा है। एल इज इक्वल टू 3 वो एफ सबशेल की बात कर रहा है। ये आपको याद रखना है। 4 होगा तो जी, आपको यहां तक ध्यान रखना है। ठीक है, और एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 टू n-1, 0 टू n-1। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलती हूँ सपोज n की वैल्यू 2 है ना। सपोज मैं बोल रही हूँ n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 का मतलब क्या होगा? l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 होगी। प्लीज मुझे बताओ। तो यानी कि क्या हमने ये पता लगा लिया कि सेल में कितने सबशेल होंगे? मेरे पास n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 और 1 है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन से सबशेल होंगे? 2s और 2p। दिख रहा है आपको? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है n क्या है, और 0 s के लिए अभी बताया मैंने, और 1 के लिए p सबशेल। तो मतलब जब मेरे पास सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके पास 2 सबशेल होंगी। कौन सी? 2s और 2p वाली। और l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। ध्यान रखना, n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दिख रहा है ना आपको? नोट करके लिख लेना, n and l can't have same values। ठीक है जी, बोलो। अच्छा, और देखो, मान लो n इज इक्वल टू 3 है तो 0 टू
3 माइनस 1 कितने हो गए 2, तो यानी कि 0 1 2, हाँ या ना। तो एल की मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, तो इसके लिए जो सबशेल होंगे 3s 3p और 3d, हाँ या ना। n इज इक्वल टू 4 में देखो, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d और 4f, हाँ या ना। तो बेटा 2s 2 वाले में 2d नहीं होती, 3 वाले में 3f नहीं होती, ये अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अब तुम्हें समझ भी आ गया ऐसा क्यों है। क्लियर, डन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे पॉइंट्स लिखो। अगर मान लो आपके पास L की वैल्यू दे रखी है और आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल, और तुम्हें L की वैल्यू दे रखी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 × 2l+1। जैसे अगर मान लो L की वैल्यू सपोज सिंपल ले लेते हो 0 है, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। और वैसे आपको पता ही है कि L की वैल्यू 0 के लिए S सबशेल होता है और S में 2 ही आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए और देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल, L की वैल्यू दे रखी है आपको, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा यू विल यूज 2l+1, ठीक है, 2l+1। अगर मान लो L1 है तो कितने हो गए ऑर्बिटल, 3 हो गए। और आपको पता है P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अब तो मालूम ही पड़ गया होगा, हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, ये तो बहुत बेसिक लग रहा होगा तुम्हें। तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तीसरा, एजिमिथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैपिटल L से डोनेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है L × L+1 h/2π। ध्यान रखना ये 2027 में आ रहा है तुम्हारे पेपर। L × L+h/2π। L क्या है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको हम h/2π को h कट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एच कट इसको लिखने का तरीका होता है, एच के ऊपर ऐसा बार लगा दो, मतलब इसको हम बोलते हैं एच कट। तो एच कट की वैल्यू h/2π भी बोलते हैं हम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। एच कट को यू कैन राइट h/2π, इज दैट क्लियर। चलिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास s के लिए वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 0 होती है ना, 4 s सबशेल L की वैल्यू 0 होती है, तो एक बार बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 0 आएगा, बताओ भाई। और 4p सबशेल कोई भी हो सकता है, 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, डजंट मैटर कि क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। L की वैल्यू 1 होगी, तो अगर L की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 2, तो ये कितना होगा √2 h/2π, यस और नो। और अगर मान लो आपको D सबशेल के लिए निकालना है, तो L की वैल्यू 2 होगी, तो अब देख लो 2 + 1 3, यानी कि √6 h/2π। यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके L पे डिपेंड कर रही है, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्या ये बात क्लियर हुई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी तक हमने 2 पढ़ लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m, ऐसे आप सब्सक्रिप्ट में आप l लगा देते हो, ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। अब ये हमें क्या बताता है, इट
tells us about the orientation of electron. इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन कैसी है? जैसे जो आपका सब ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसने शेप बता दिया, अभी आगे हम शेप के बारे में डिस्कस भी करेंगे। मान लो उसने बोल दिया जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है ना वो डम्बल शेप है, ठीक है। अब उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जो ml की वैल्यूज होती हैं, ध्यान देते ना, वो -L2 + L होती है इंक्लूडिंग 0। जैसे अगर मैं बोलूं, तुम्हें ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है, तो ml की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ही होगा। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2l + 1, तो 2 × 0 + 1 1, तो यानी कि वो कौन सा होगा? s ऑर्बिटल होगा। यस और नो? तो l जब 0 होगा तो s ऑर्बिटल होगा, ml की एक ही वैल्यू होगी 0, राइट। अगर मैं बात करूं l = 1, तो ml की वैल्यू कौन सी होगी? -1 भी होगी, +1 भी होगी और 0 भी होगी। यस और नो? यानी कि 3 ऑर्बिटल होने वाली है, किसी की वैल्यू -1 +1 0, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, तो एक होगा px, py और pz। यस और नो? और ध्यान रखना, जो pz होता है उसकी वैल्यू तो ml की वैल्यू 0 फिक्स होती है, बट px और py कैन बी +1 -1, इट कैन ऑल्सो +-1। अगर मान लो px +1 है तो py बाय डिफॉल्ट -1 हो जाएगी, अगर py +1 है तो बाय डिफॉल्ट px उल्टा हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं l = 2 की, तो ml की वैल्यू देखना, -2 +2 0 +1 -1, कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये 5 कौन सी होंगे हमारी? 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल। यस और नो? अभी डी ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं? dxy, dyz, dzx, dx2-y2 और dz2। यस और नो? यही पढ़ चुके हैं ना हम लोग CFT में। इसमें आप ध्यान रखना कि dz2 की तो ml की वैल्यू 0 होगी, राइट। अगर मैं बात करूं आपकी क्या बोलते हैं dyz और dzx की, ये +-1, और अगर मैं बात करूं dx, यहाँ पे लिख लेती हूँ, dxy और dx2y2 +-2, अगर एक +2 है तो दूसरी -2 होगी, एंड वाइसा वाइसा। हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल यू शुड नो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बात ठीक है क्या? राइट। तो यानी कि आपको पता चल गया कि L की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल है, L = 1 है, p है, सबशेल 3 ऑर्बिटल होंगी, L = 2 है, d सबशेल है, 5 ऑर्बिटल होंगी। क्लियर है? तो करस्पॉन्डिंग 5 वैल्यूज होंगी ml की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है, हमने शेल का पता लगा लिया, सबशेल का पता लगा लिया, ऑर्बिटल कितने होंगे ये पता लगा लिया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अभी हमें बतानी है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के अराउंड घूमेगा तो दो तरीके से घूम सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो या तो अगर क्लॉकवाइज है हम +½ यूज कर लेते हैं उसके लिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम -½ यूज कर लेते हैं। बट अब जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे तो तुम ये नहीं लिखोगे +½ -½ तो इसको एक नोटेशन दे देते हैं, ये हमारा +½ को इंडिकेट कर लेगा और ये हम -½ का। आप उल्टा भी मान सकते हो, बट अगर ये आप +½ मान रहे हो तो इसको आप -½ मानोगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से भरेंगे।
इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से भरेंगे, इस तरीके से हम नोटेशन दिखाएंगे। यस और नो? ठीक है। अच्छा, बेसिकली इससे हम ना स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है उसका? s इंटू एस प्लस वन h बाय 2 पाई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तुमने पढ़ लिया ना वो डीएनएफ लोग और क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, वेयर s इज इक्वल टू n बाय 2 और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल जाएंगे ये तो, तुम्हें बखूबी आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो 2 है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 + 1 √2/h/2 पाई है ना। अगर मान लो s n की वैल्यू 3 है तो s क्या हो जाएगा? स्पिन 3/2। तो यहाँ पे तुम 3/2 पुट करोगे। और वैसे तुम्हें पता भी तो है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर मान लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी हाफ, इसकी हाफ, इसकी हाफ, तो 3/2 तो हो जाएगा स्पिन की वैल्यू। यस और नो? तो तुम्हें मालूम ही है, कोई नई बात थोड़ी ना हो जाएगा इतना। तो ये 4 क्वांटम नंबर से रिलेटेड अब क्या क्या चीजें हमें और ध्यान रखनी है वो हम करेंगे। चलूं आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। अब मेरा बेटा, हमने ये देख लिया कि शेल में सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये देखना उन इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे हमें। ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें ऑलरेडी आती हैं, बट मैं फिर भी एक बार बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहला, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास ऑफ्बो प्रिंसिपल होता है। ऑफ्बो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑफ्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप में क्या होता है? पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी यही करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले कम एनर्जी वाला, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फिल करते जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इनका ऑर्डर क्या होता है? क्या मैंने तुम लोगों को बता रखा है? ये याद दिया, मैं दोबारा याद करवाऊं तुम लोगों को? आना, एक बार करवा देती हूँ, आओ। मैंने कहा था सबसे पहले 1s लिखो, फिर उसके नीचे 2s, 2p लिखो, 3s, 3p लिखो। ये याद है ना तुम लोगों को? प्रांशुल, दीपक, यशिता और अक्षिता। फिर 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p। यस और नो? अब हम क्या करते हैं? 4s वाले में 3d, फिर नीचे 4d, फिर नीचे 5d और 6d। यहाँ पे 4f और यहाँ पे 5f, यही होता है हमारे पास। तो बस इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सबसे कम एनर्जी का 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p, 4s के बाद कौन आएगा? बोलो। 3d आएगा। बोलो बोलो, देख के बोलो। 5s, फिर उसके बाद, अरे मुंह से बोलो भाई, सो गए हो क्या? मैं लिखवाऊंगी नहीं जब तक नहीं बोलोगे। बोलो 4f के बाद। प्रांशुल, दीपक बोलो। 5D। यार तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? मैं पागल हूँ क्या बार बार बोलती रहूं कि बोलो बोलो? हाँ दीपक बताओ, 4f के बाद 5D। क्या करूं? यशिता 5d के बाद 6p। फिर 7s, 7। 5f, फिर 6d और फिर 7p। यही है, यही तुम्हारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? राइट, ये तो मैंने बता दिया। अब किसकी एनर्जी किससे ज्यादा होती है ये हम बता पाते हैं n+l रूल से। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स गवर्न्ड बाय n+l रूल। n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या है? एजीमिथल क्वांटम नंबर। यस और नो? चलो अब देखते हैं हम। देखो, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार।
जो हम ये n प्लस एल रूल बेसिकली हम बताएंगे किसके लिए, इसके लिए, ये जो हमने ये लिखा है ना ऑर्डर ऑफ एनर्जी, किसके लिए है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर मैं बोलूं, नोट करके लिखो 2027, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी, ऑर्डर विल बी 1s, 2 वाली हायर एनर्जी होगा, लेकिन ध्यान रखना 2s 2p बराबर होंगे, 3 वाली ज्यादा एनर्जी में होगा बट 3s 3p 3d बराबर में होंगे। ध्यान रखना, इस तरीके से चलता है आगे। यहाँ पे आपका एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं होगा, राइट। जब आपके और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर आता है, वहां पे एनर्जी लेवल में फिर आपका डिफरेंस होगा। तो ये सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया, बेरिलियम 3 प्लस हो गया, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, विच ओनली डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? ऐसे ही 4 वाले में 4s 4p 4d 4f बराबर होंगे, ध्यान रखना, नहीं तो बुरा फंसोगे। चलिए, तो n प्लस एल रूल में हमें क्या करना है, ये है सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो द सबशेल विद लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस वन, जैसे सपोज तुम्हारे पास है 3s और 3p, n प्लस एल की वैल्यू निकालो, इसमें 3 प्लस 1 4, दीपक इसमें क्या होगी, 3 प्लस 0 कितनी होगी 3। अब n प्लस एल की वैल्यू कम किस में आई है, 3s में, तो मतलब 3s वाला लोअर एनर्जी का हो जाएगा, यस और नो। जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ 5d और सपोज 6s, तो n प्लस एल क्या होगा इसमें, कोई मुझे बताएगा? मैम मैम 6 है इसमें, मैम 6 होगा। 6 प्लस 0 और इसमें कितना होगा, 5 प्लस d के लिए l की वैल्यू 2 2 2, कितना होगा 7 7, और यहाँ पे 6, तो लोअर एनर्जी वाला 6s हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भरना है, आप देख भी सकते हो 5d और 6s में से 5d मैंने पहले भरा हुआ है, देखो इधर, सॉरी 6x पहले भरा हुआ है, ठीक है, जो लोअर एनर्जी वाला दिख रहा है। ऐसे 3s 3p में मैंने 3s वाला पहले भरा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपने को देखना है। अच्छा, अगर मान लो दो सबशेल ऐसे हैं जिनकी सेम वैल्यू आ गई n प्लस एल की, तो क्या करोगे? जैसे मान लो 5d और 4f, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे भाई, देखो n प्लस एल निकालो, 5 प्लस 2 7, n प्लस एल निकालो, 4 प्लस 3 7, आ गया बराबर। नाउ वी हैव टू चेक द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी में होगा, यानी कि 4f पहले भरेगा फिर 5d भरेगा। बेशक आगे आओ, आगे आओ, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो 4f पहले फिर 5d। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, n प्लस एल रूल हो जाएगा। अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं वेट कर लेती हूँ, मुझे बता दो क्या लिखना है तुम्हें। मैम n+l रूल। लिख लो। लिख के मेरे को थम्स अप कर देना बेटा।
चले, आओ। अक्षिता आप आ गई हो? यस मैम। ठीक है। हुंस रूल क्या कहता है पता है तुम सबको? मान लो, पहले समझ लेते फिर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सपोज तुम्हारे पास कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है। कौन कौन सी होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल? जिनकी एनर्जी बोलो सेम होती है। वेरी गुड, हैविंग सेम एनर्जी। जैसे P, जैसे D, जैसे F। 3 हो गई, 5 हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी F हो गई। तो हुंस रूल क्या कहता है कि भैया पहले सब में अगर डी और जनरेट ऑर्बिटल है, पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, है ना, और वो भी पैरेलल स्पिन, सो दैट स्पिन मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मान लो P3 है तो इस तरीके से भरोगे। अगर P4 है तो पहले सिंगल सिंगल भरोगे, उसके बाद पेयरिंग कराओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर मान लो D6 है तो पहले सिंगल सिंगल भरो, फिर 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ। अगर D8 है फिर D9 D10। इज दैट क्लियर? 7 में देखो, पहले सपोज F7 है, सिंगल सिंगल भरो, फिर कुछ और दे रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरो। यस और नो? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो वो कह रहा है नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल इन अ सबशेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं एटम्स को ज्यादा स्टेबल करती है। अगर मान लो एक तुम ये भर दो, मान लो P3 है और तुम ऐसे भर दो, एक ये है और एक ये है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। तो आपको वो वाली फिल करनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर मेरा बेटा? पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कभी भी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ, उनका कभी भी सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। 3 सेम हो सकते हैं बट एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लिया मैंने, मेरे पास s ऑर्बिटल है, मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, या है ना, कोई भी ऑर्बिटल है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अगर मुझे इसकी NLMS की वैल्यू बतानी है, तो सपोज ये 2s में है सपोज, तो n की वैल्यू 2 ही होगी, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन। s की वैल्यू 0 ही होगी, l की वैल्यू, ml की वैल्यू भी 0 होगी s के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं मैं, लेकिन s की वैल्यू अलग होगी। अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होगा। तो यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। समझ रहे हो? राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और उन दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? मस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? तो ये आपका पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। तो फर्स्ट ऑफ्को प्रिंसिपल क्या है? ऑफ्को एक जर्मन वर्ड है, साइंटिस्ट नहीं है। राइट? तो वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे वो लोवेस्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरोगे। किस बेसिस पे भरोगे? n+l रूल के बेसिस पे भरोगे। जिसकी n+l की वैल्यू कम वो एनर्जी कम, अगर सेम हो जाए तो n की वैल्यू कम तो वो एनर्जी कम। फिर हुंस रूल आया था। हुंस रूल कहता है अगर कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद पेयरिंग चालू होगी। फिर पोलिस एक्सक्लूजन कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एक डिफरेंट होगा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। राइट? तो इसीलिए जो आपका ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एंड दैट शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन। ठीक है, डन? तो ये आपके कुछ 4 क्वांटम नंबर से। अब ये शेप देख लो, जो ये शेप आती है ये भी हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को ही यूज करके हम पता लगा पाते हैं कि जो
एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, राइट, क्योंकि आपको पता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हम एनएलएम का पता लगा पा रहे हैं। तो एल हमें क्या बता रहा है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो क्लाउड बता रहा है। तो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल होता है, दिख रहा है आपको। यानी कि ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये आपको क्या दिख रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी इस रीजन में पाया जा सकता है। आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी मिलने की प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है, ठीक है। वैसे तो आप न्यूक्लियस से अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा फैला होता है, बट हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस के कहीं आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, राइट। ऐसे ही जो पी वाले हैं, 3 दिखा रखे हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहाँ पे पी एक्स वाली डायरेक्शन में देखो, ये जो रेड रेड इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो भाई, ज्यादा है, ठीक है। ऐसे पी वाई में और ऐसे ही पीजेड में, यानी कि पीजेड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो एक्स वाई प्लेन में नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अभी क्वेश्चन देखेंगे भाई कैसे आते हैं इससे। ये देखो, ये तो हमने सीएफटी में भी पढ़ा था, डीएक्स वाई इन नॉन एक्सियल होते हैं, डीएक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको दिख ही रहे, जो आपको ग्रीन और रेड लोब्स दिख रहे हैं, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा, राइट। और दूसरे अगर मान लो तुम्हारा एक्स वाई है तो जेड वाले प्लेन में वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा dxy, dyz, dzx, इसमें जो लोब्स है वो एक्सिस के बीचों बीच है, तो इनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये हमारे एक्सियल ऑर्बिटल हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपको दिख रही है वो अलोंग द एक्सिस आपको दिख रही है, जो लोब्स है अलोंग द एक्सिस है। ये देखो, ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, बनाने की जरूरत नहीं है इफ यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अब हम करेंगे, अगर कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज आई विल टेक क्वेश्चंस। स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चंस लेना? देखो मेरा बेटा, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, पहले मैं करवाऊंगी फिर। ये ऐसा क्वेश्चन 13 में आया था, 23 में भी आया था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, देखो क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, ml इज इक्वल टू +1, और ये भी दिए हुए हैं, कुछ क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर एज गिवन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो ऐसे सवाल को कैसे करना है, तुम्हें n इज इक्वल टू 5 दे रखा है और ml +1 दे रखा है। अगर तुमने अपना दिमाग दौड़ाया कि मैम आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताया है हमें 2n², तो आपका गलत आंसर आएगा। ध्यान रखना, वो सिर्फ n की वैल्यू गिवन होगी तब लगाओगे, यहाँ पे ml की वैल्यू भी गिवन है, राइट। तो एक बात बताओ, n इज इक्वल टू 5 का मतलब कौन कौन से सबशेल होंगे? 5s, 5p, 5d, 5f, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, आपकी s की कितनी ऑर्बिटल होती है? एक। p की कितनी होती है? यहाँ बना देते हो, यहाँ पे 1 होती है, p की 3 होती है, राइट, d की 5 होती है, 1 2 3 4 5, और f की कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन एक और भी आएगी 5g, बिकॉज मैंने कहा था जितने अगर पांचवी शेल में है तो सब शेल आपकी कितनी होंगी? 5 होंगी। एक काम करो, 1 मिनट इसको करो, 1 मिनट, मेरे डोर पे कोई आया है, आई जस्ट, ठीक है, एक बार आप देखो इसको,
एक सेकेंड मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा। हाँ अभी एक बार देखो, 2 मिनट दो। हाँ बच्चों, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास अगर n 5 है तो हमारे पास सबशेल भी कितनी होंगी, 5 होंगी, 5s 5p 5d 5f 5t, राइट। तो आप लोगों को पता है कि s के लिए जो ml की वैल्यू होती है वो 0 होती है, हमें चाहिए +1 वाली। तो एक बात बताओ, कौन कौन सी +1 -1 0, टी में 5 होती है, +1 वाली तो एक ही होगी। तो हर सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए ml की वैल्यू एक ही ऐसी होगी जो +1 होगी। मानते हो या नहीं मानते हो? सिर्फ s को छोड़ के, s में तो 0 ही है, तो इसमें भी एक +1 होगी, इसमें भी एक +1 होगी और इसमें भी कोई एक +1 होगी। तो यहाँ पे अगर +1 है तो ऐसे कितनी ऑर्बिटल है जिनकी वैल्यू +1 है, 3 ऑर्बिटल ऐसी है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 3 में कितना भर सकते हो, एक g वाली भी आएगी श्योर, +1, तो 4 ऐसी है। तो एक में अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो 4 में कितने भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 आएगा, समझ में आया? आपको n = 5 और ml, जिसकी ml की वैल्यू +1 होगी उसमें आपको बताना है, राइट। अगर मैं मान लो दूसरे वाला देखूं तो
इधर देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 दे रखी है और l की वैल्यू 1। तो अगर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है, यानी कि किसकी वो बात कर रहे हैं, 2p की बात कर रहे हैं, यस और नो। तो 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। अब -1 वाला तो एक ही होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसमें से भी उसने कहा आपको -½ यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन कंसिडर करनी है। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बी वाले के लिए, 1 आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको देखना है कि आपको कितने क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू मार्क द आंसर। यशिता, अक्षिता, प्रांशुल और ये दीपक आया या फिर से समझाऊं? मैम आ गया। झूठी हाँ मत भरना, ठीक है? चलो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये सवाल देखो, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करने के लिए आएगा, तो आप क्या, ये एल की वैल्यू है, ये आपको 1 दिख रहा होगा बट दिस इज एल। तो आपको क्या करना है, n+l की वैल्यू ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर? n+l रूल ध्यान में रखना है। तो अगर मैं a के लिए n+l निकालू तो कितना आएगा, 4 + 1 5, ठीक है। b के लिए निकालूंगी तो 6, c के लिए निकालूंगी 4, d के लिए निकालूंगी 5 और e के लिए निकालूंगी तो 4। तो आप देखो 4। सबसे ज्यादा किसकी आई है, n+l की वैल्यू b की आई है। तो b की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो b कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है। खत्म, आ चुका है तुम्हारा आंसर, आ चुका है तुम्हारा आंसर। उसके बाद देखो 5 वाली, यानी कि a में भी 5 है और d में भी 5 है। फिर हम चेक करेंगे n की वैल्यू जिसकी ज्यादा, एनर्जी भी उसकी ज्यादा। तो b के बाद a के बाद आपका आ जाएगा, एक सेकंड, 4 + 1 5, 4 + 2 c का 4, 3 + 2 5, ठीक है। b का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बी इसमें भी तो ज्यादा है ना, इसमें भी ज्यादा है बी, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो बी के बाद हमने क्या देखा, ए वाला ज्यादा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा आपका, डी वाला। तो बी ए डी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो, समझ रहे हो ना, वो उन्होंने दूसरी साइड भी ये ऑप्शन दिया हुआ, बी वाला ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करो 4 वाला, तो सी में भी 4 है, ई में भी 4 है, सी में भी 4 है, ई में भी 4 है। तो देखो ई में एल की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी, तो ई पहले आ जाएगा और सी बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल आप ये सवाल करोगे, ठीक है। मुश्किल है तो प्लीज बताइए अगर क्या मुश्किल लग रहा है इसमें, फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो जाएगा। अभी टोटल 15 सवाल करने अपन है, ये दूसरा ही सवाल है। क्लियर? तो पहली 2 वैरायटी के सवाल क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट आओ, अगली वैरायटी का सवाल देखेंगे। कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर with azimuthal quantum number l is equal to 1 and l is equal to 2 respectively। क्या समझ में पड़ा तुम्हें? तुम्हें समझ में ये पड़ा कि मैम सबसे पहले तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1 3d5। क्या यही है? पढ़ के आए हो? ये तो सबसे मैंने पूछी भी है टेस्ट में, राइट। अब आपको बताने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसके लिए, जिनका एजिमुथल क्वांटम 1 होगा और 2। अब एक बार बताओ, 1 के लिए कौन सी सबशेल की बात कर रहे हैं, पी, और 2 के लिए कौन सी सबशेल की बात कर रहे हैं, ये बताओ भाई। तो पी में चेक करो ना, 6 और 5, तो 6 + 5 कितने हो गए आपके, इसमें 11। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक सेकेंड, 3p6 होगा ना, यहाँ मैक्सिमम 6 आएंगे, तो ये हो गया 12, ठीक है। डी में देखो, डी में
और कोई है डी वाला? नहीं है, 5। तो आंसर कितना आ गया? 12 और 5। आसान नहीं है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और देखते हैं, और देखो कितना इजी सवाल है। फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बता दो। तो आपको पता ही है, देखो फॉर्मूला याद है तभी होंगे सवाल, अदरवाइज नहीं होंगे। तो s के लिए l की वैल्यू 0, तो l 0 होगा। p के लिए ये क्या बोलते हैं, l की वैल्यू 1 होती है। एक सेकेंड, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, तो l कितना आ जाएगा? √2/h/2 तो देख लो कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है? ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन ये भी है, लेकिन रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब पहले एस का बताना है फिर पी का। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या तुम चारों को इन चारों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, पूछो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे चलेंगे। नहीं है? पक्का? अक्षिता, यशिता, दीपक, प्रांशुल? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। Which of the following postulate of Bohr model of hydrogen atom is not in agreement with the quantum mechanical model of an atom? कौन सा है? पहले वाला, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिट वाला, इट विल रिप्लेस विद ऑर्बिटल। यस और नो? और ऑर्बिटल में मतलब आप नहीं बता सकते हो कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो जो ये वाला है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी स्टेट में ही मूव करेगा इन अ सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस, ये वाली बात एग्रीमेंट में नहीं थी। बाकी सब थी कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो फिर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी हायर स्टेट में जाने के लिए, और एमिट करेगा आपकी वापस आने के लिए। यस और नो? तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो नहीं एग्री कर रहा था विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा दिमाग दौड़ा और तुमने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कर दिया, फिर तो बेटा सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन n। वेरी गुड, शाबाश, वैल्यू ऑफ एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो क्या पहले वाला ठीक है क्या? 1s 2p 3d 4s। आपको नोट करेक्ट बताना है। ये करेक्ट है? करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है। अगर ए करेक्ट है तो ए वाला जहां पे भी हटाओ, तो यानी कि बी डी और सी डी में, यानी कि डी तो ठीक है बट एक बार हम सारा चेक कर लेते हैं। 1s 2s 2p की बराबर, 3s 3p की बराबर, ये भी करेक्ट है। 1s 2s और वो कह रहे हैं 2p की ज्यादा है, तो गलत है ना? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए तो 2s 2p की बराबर होनी चाहिए। ये भी गलत है, 4 की यहाँ पे आनी चाहिए थी, है ना? तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो आपका सीओडी इनकरेक्ट, और आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
ठीक है क्या, देखो। और क्वेश्चन देखो। In a multi-electron atom, which of the following orbital described by three quantum number will have same energy in absence of electric और magnetic field? ठीक है, आपको सेम एनर्जी बतानी है। देखो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, जो हम सीएफटी में हम पढ़ भी रहे थे, उसको इग्नोर करो। आपको ये देखना है कि किस केस में सेम एनर्जी होगी। तो चेक करें सेम एनर्जी किस में होगी। तो ये क्या है, 1s है, ये क्या है 2s है, ये 2p है, ये 3d है और ये भी 3d है। तो यानी कि ई और डी वाले ऐसे हैं जिनकी सेम एनर्जी होगी, है ना। बोलो, बाकी की तो नहीं है ना। तो है क्या ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं, ई और डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो, करो तुम लोग सवाल करो। ये हाइड्रोजन एटम के लिए लोवेस्ट एनर्जी बतानी है तुम लोगों को, लोवेस्ट। ऑप्शन भी देख सकते हो, ए ई बी ओनली, ए ओनली, बी सी डी ओनली। बताओ हाइड्रोजन के लोवेस्ट एनर्जी वाली कौन सी होंगी ऑर्बिटल, बताओ मेरे को अक्षिता। मैम बी, सी और डी। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं ना, एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो 3 वाले की तो कम ही होगी ना 4s से, तो 3 वाली जितनी भी होंगी फिर उनकी सेम होगी, चाहे पी एक्स हो, डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र हो या डी जेड स्क्र हो, तो बी सी डी आएगा। वेरी गुड, तो यानी कि ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करिए। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। बताओ ठीक है क्या दोनों, प्रांशुल। हाँ प्रांशुल, यस मैम। बताओ ठीक है या नहीं है। मैम देख रहा हूँ अभी। दीपक, मैम पहले वाले सही है। यशिता, मैम दोनों सही है। वेरी गुड, पहली वाली भी ठीक है। फॉर अ गिवन शेल जो ऑर्बिटल्स होंगे एन स्क्वायर होगी, बिल्कुल ठीक है। और जो फॉर एनी सब शेल जो अरेंजमेंट सॉरी ओरिएंटेशन जो होगी ऑर्बिटल की वो -L2 + L, अभी बताया था आपको इंक्लूडिंग जीरो, ये भी सही है। एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलो नेक्स्ट करो।
क्या 2px से जब 2py में ट्रांजिशन होगी तो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी? पहली बात है कैसे होगी ट्रांजिशन, सेम एनर्जी के है ना, 2px 2py 2pz तो सेम एनर्जी के, ट्रांजिशन कैसे होगी बताओ? तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। फिर वो कह रहे हैं 2px 2py डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये ठीक है, तो पहली गलत है दूसरी ठीक है, समझ रहे हो? 2px और 2py में ट्रांजिशन कैसे होगी, दोनों की ही एनर्जी सेम है। गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला करो। मैंने अभी तक तुम्हें 3 असाइनमेंट दे दिए ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, एक और दूंगी मैं आज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार आ चुका है पेपर में, कभी वो पोटेशियम का पूछते हैं, कभी वो रुबिडियम का पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना किसी का भी पूछ सकते हैं वो। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो बताओ, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा पोटेशियम में, कोई बताएगा मुझे? लीना ने की रब से फरियाद, मैम कौन सी शेल में होगा बताओ? हाँ 4s में होगा। वेरी गुड, 4s में होगा क्योंकि इसमें 2s में होता है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 3s में होगा, इसमें 4s में, यानी कि आपको इस 4s के लिए आपको बतानी है। तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बोलो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आंसर आ चुका है। m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ या माइनस हाफ भी हो सकती है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इजी है, वेरी इजी, कर लोगे चारों? ये वाला करो, शाबाश। 12वां सवाल करो। मैम स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 गलत है। वेरी गुड, देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, सबके यही है, जिनकी सेम एनर्जी है वो डीजनरेट होगा। हाइड्रोजन एटम में 3p 3d भी डीजनरेट होंगे, बोले आर नो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, देखो कौन सा, ध्यान से देख लेना, पता चले यहाँ सही निकाला आंसर गलत मार्क करके आगे दुख होगा फिर। ये वाला करो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका अभी करवाया ना मैंने, ये आपका 2025 में आया हुआ था, देख लो अब 2013 और 25 में कैसा सा सेम सवाल है। ml का मोड है 1, यानी कि मोड का मतलब आपको 1 वाली भी कंसिडर करनी है और माइनस वाली। तो बताओ मेरे को क्या होगा? टेक योर टाइम। नहीं हुआ? क्यों भाई, अभी तो कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन। कितने आ रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टोटल? मैम 6। 6। और बताएगा कोई मेरे को? दीपक, अक्षिता, यशिता, नहीं आया क्या? ये तो बता दो आया कि नहीं। अरे मेरे से बार बार मत बुलवाया करो, आया या नहीं आया आंसर? यशिता, अक्षिता और दीपक। अरे मैम 6 ही आया।
तो बोलते क्यों नहीं, मेरी आवाज तुम्हारे 2 मिनट बाद पहुंचती है क्या? तो यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f होगा। ml की वैल्यू मोड में है ना 1, यानी कि +1 या -1 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो 0 होगी, हटा दो। यहाँ पे +1 -1 ऐसे 2 ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे भी ऐसे 2 होंगे, यहाँ पे भी ऐसे 2, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 6। तो एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 6 में 12 इलेक्ट्रॉन। बट आपको जो स्पिन है वो -12 वाली लेनी है, तो इसका भी आधा कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंसर 6 आ जाएगा। आया? नहीं आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो। ये 12 इलेक्ट्रॉन तब थे जब स्पिन +12 और -12 है। अब आपको बोला हुआ है सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन लेने हैं जिनकी स्पिन -12 है, तो आधे कर दो ना, 6 हो जाएंगे। दीपक आ गया? यस मैम। ये वाला करो। अब तुम्हें यहाँ पे ऑर्बिटल्स बतानी है, बिल्कुल सिमिलर सा ही सवाल है। विदिन 20 सेकेंड्स आ जाना चाहिए आंसर। बताओ कितने ऐसे ऑर्बिटल है जिनके लिए n की वैल्यू 4 और ml की वैल्यू 0 है? बताओ। कितनी आ रही है यशिता? मैम 4। ओके। दीपक? मैम 4। पक्का? यस मैम। कैसे आई? मैम S के लिए भी 0, P के लिए भी, DF के लिए भी 0। वेरी गुड। यहाँ पे भी 1 0 1 0 1 0, तो ऐसी टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे। अगर वो पूछता है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे फिर 16 हो जाते, ठीक है। सॉरी 8 हो जाते हैं, सो सॉरी 8 हो जाते हैं, क्योंकि 1 में 2 तो 4 में 8, ठीक है। ये वाला करो। मैम 4 इलेक्ट्रॉन। 4 और बताओ मेरा बेटा। मैम 16। 16 और मैम 16। मैम 16। 16। तो 4s में आपकी एक ऑर्बिटल होगी, 4p में 3, इसमें 5 और इसमें 7, राइट। तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो मैक्सिमम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन में भर के दिखा रही हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही कर सकते हो ना आप इसमें। तो कितने होगा यहाँ पे? 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 और 14 32। अब ये कब है? जब स्पिन +12 भी होगी और -12 भी होगी। आपको बताना है जिसमें स्पिन +12 होगी, तो यानी कि आधे कर दो इसके, यानी कि 60। डन? दीपक हो गया? यस मैम। ठीक है। तो क्योंकि उसने बोले थे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि तुम्हें सारे कंप्लीटली फिल्ड करने थे और फिर बताना था स्पिन +12 होगी तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे, अभी और भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो क्वेश्चंस काफी आते हैं। वो मैं आप लोगों को वर्कशीट्स जब शेयर करूंगी तो फिर आप उसमें से देख लेना, ठीक है। तो जीओसी कर लेना अच्छे से। अभी ऑर्गेनिक वैसे भी हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, राइट।
बाकी इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन।